डायलॉग में आपको कहते हैं खुशामदीद, में हूँ इकरा हारिस। तहरीके इंसाफ इस वक्त दोहरी मुश्किलात की जद में है। इस पार्टी को अपनी मुखालिफ सियासी जमातों से तो टफ टाइम मिल ही रहा है, लेकिन अंदरूनी मसाइल इससे भी ज्यादा टफ टाइम दे रहे हैं। पार्टी में धड़ाधड़ धड़ेबंदी हो रही है और हर धड़े का अपना अलग ही बयानिया है। हालिया सेनेट इंतखाबात में हॉर्स ट्रेडिंग को रोकने के लिए तहरीक इंसाफ ने सूबे की अपोजिशन जमातों के साथ 5 और 6 नशस्तों के फॉर्मूले पर इत्तफाक किया। इस फॉर्मूले से वक्ती तौर पर खरीदो फरोख्त का दरवाजा बंद हुआ और ये उम्मीद भी जागी कि शायद मुस्तकबिल में वफाक की सतह पर भी ऐसा ही मुस्बत रवैया अपनाया जा सके। मगर इसके बरक्स पार्टी के अपने ही सेनेट उम्मीदवारों ने एक अलग ग्रुप बनाकर इस मुआहदे की मज़ाहमत शुरू कर दी, जिसके बाद ये फार्मूला खतरे में पड़ गया। इसी तरह तहरीक इंसाफ की एहतजाजी तहरीक भी तज़ब्ज़ुब का शिकार है। कभी 90 रोज़ के प्लान की बात होती है, कभी 5 अगस्त को तहरीक के अरूज का दावा सामने आता है। सवाल ये है कि जब क़यादत खुद अंदरूनी इख्तलाफात में उलझी हो तो क्या वो अपने कारकुनान को किसी मुनज़्ज़म तहरीक के लिए मुतहरिक कर पाएगी? दूसरी तरफ हुकूमत ना तो तहरीक इंसाफ की किसी तहरीक को संजीदगी से ले रही है और ना ही सेनेट इंतखाबात के हवाले से परेशान नजर आती है। हुकूमत को पूरा एतमाद है कि अगर फॉर्मूले के तहत 5 नशस्तें भी ना मिली तो अपनी ताकत और वसाइल के बलबूते पर हदफ हासिल कर लेगी। इसके साथ ही हुकूमती सफ़ों में सेनेट में 2/3 अक्सरियत के लिए भरपूर जद्दोजहद भी जारी है। आखिर हुकूमत को ये 2/3 अक्सरियत क्यों दरकार है और मुस्तकबिल में कौन सा अहम मिशन उसके निशाने पर है? आज के प्रोग्राम में इसी पर हम बात करेंगे। और बढ़ती महंगाई और घटते वसाइल ने जिस तरीके से अवाम की ज़िंदगी अजीरन बना रखी है, हुकूमती फैसले अवाम पर मुसलसल सख्त और गैर ज़रूरी बोझ डाल रहे हैं, मगर हुकूमत अवामी बेचैनी को भी खातिर में नहीं ला रही। आज के डायलॉग में इन्हीं मौज़ूआत पर बात होगी। सबसे पहले मेरे साथ मौजूद होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा है रऊफ हसन साहब। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सर, टिकटों पर लड़ाई हो, ओहदों पर लड़ाई हो, अपोजिशन से लड़ाई हो, हुकूमत से हो, एस्टैब्लिशमेंट से हो, आपको नहीं लगता कि हर चीज़ पर पीटीआई का नाम आ रहा है? और बतौर एक सियासी जमात आपको लगता है कि ये एक दुरुस्त फिनोमेना है कि एक ही जमात पर एक ही तरह के इल्ज़ामात लगते रहें और इन लड़ाइयों से आपका कारकुन बड़ा मुतासिर हो रहा है? ना हमारी इस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ाई है, ना हमारी ओहदों के ऊपर लड़ाई है, ना किसी और चीज के ऊपर लड़ाई है। अगर राय का इजहार करें तो वो आप उसको लड़ाई बना देती हैं। बीबी कोई लड़ाई नहीं है पार्टी में, आपको कहाँ लड़ाई नजर आ रही? मुझे तो नहीं समझ आती है। और जो कारकुन है वो हमारा कारकुन है बीबी, वो जाने और हम जाने। वो हमारे बच्चे हैं, हमारे साथ हैं, हमारे साथ रहेंगे। आरा होती है, लेट्स फेस द फैक्ट कि एक इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर आरा होना कोई अनहोनी बात नहीं है। और जिन लोगों ने भी काम किया होता है पार्टी के लिए, और हमारी पार्टी में बहुत से लोगों ने बहुत सा काम किया हुआ है। हमारा हर वर्कर और फर्द जो है, जो पार्टी के साथ एसोसिएटेड है इतने सालों से, वो पार्टी में इंपॉर्टेंट ओहदों का हकदार है। लेकिन पार्टी के पास इतने इंपॉर्टेंट ओहदे हैं नहीं है कि हम उनको दे सकें। लेकिन हमारी कोई लड़ाई नहीं है, वो हमारा अंदरूनी मामला है पार्टी का बीबी, वो हम बैठ के हल कर लेंगे, वो कोई मसला नहीं सर। लेकिन जब तो ये लड़ाई का लफ्ज जो है, मैं सिर्फ उसके ऊपर मैं आपसे एग्री नहीं करता। हाँ, हमारी पार्टी में आजादी है कि लोग अपनी आरा का इजहार करें, अपनी राय का इजहार करें, और ये आजादी और ये तरबियत हमें खान साहब ने दी हुई। अच्छा सर, एक अफवाह ये भी है कि आप लोग पीपल्स पार्टी और नून लीग से सेनेट फार्मूला शायद इस वजह से तय करना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं ये एहसास अभी भी मौजूद है कि पीटीआई के रुकनों को ख़रीदा जा रहा है। आपके एमपीएस दोबारा बिकने को तैयार बैठे हैं और ये बहुत ज़्यादा इमेज जो है ये बढ़ता जा रहा है। हाफिज़ अब्दुल्ला कहते हैं कि फ़ी एमपीए रेट 22 करोड़ चल रहा है। आपको लगता है कि सिर्फ फिर करप्ट लोग पीपल्स पार्टी और नून लीग में नहीं हैं, आपकी जमात के अंदर भी कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं? अगर मैं ये आपको कहूँ, आपने कहा है कि जी ऐसी भी अफवाहें चल रही हैं। अच्छा, मैं आपको अगर एक क्रेडिबल चीज बताऊं कि इन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने हमसे राब्ता किया है कि हम उनके साथ सेटल कर लें और उस सिलसिले में बातचीत हो रही है, तो क्या इसका ये कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे कि उन्होंने हमसे इसलिए ये राब्ता किया है क्योंकि उनको डर है, उनको खौफ है कि उनके लोग बिक जाएंगे? बड़ी सिंपल सी बात है इकरा, उसको राइट पर्सपेक्टिव में समझने की कोशिश करें। मीडिया के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो राइट पर्सपेक्टिव क्या है? वो ये है कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में एक तारीख रही है कि जब भी सेनेट के इलेक्शंस हुए हैं, सेनेट के लोग बिके हैं, सेनेट में माल चला है। ठीक कह रहा हूं मैं? बिल्कुल ऐसे ही।
ओके। और ये पार्टी ए बी या सी या डी की बात नहीं है, ये है कि जो जो एक इलेक्शन का प्रोसेस है, वो हर सेनेट के इलेक्शन के प्रोसेस में ये गन हुआ है। हम्म। और अगर ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज आपस में मिलके आपस में एक अपने नंबर्स की बेसिस के ऊपर बगैर इलेक्शन में जाए, ये फैसला कर लें कि जी इस पार्टी की इतनी है, इसकी इतनी है, इसकी इतनी है, तो इसकी इतनी है, तो क्या ये एक अच्छा कदम नहीं होगा कि रिश्वतखोरी जो चलती है और जो लोगों के जमीर बेचे जाते हैं, उसका रास्ता हम बंद कर देंगे, किसी भी लोग ये किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हो। ये राइट पर्सपेक्टिव है। ये कोई हमें डर खौफ नहीं है अपने किसी भी मेंबर के ऊपर। हमारे मेंबर्स जो हैं वो हमारे साथ कमिटेड हैं, वो हमें कभी छोड़ के नहीं जाएंगे। लेकिन जो ऑब्जेक्टिव है वो मैंने आपको बयान कर दिया है। इस ऑब्जेक्टिव को सामने रख के देखिए कि अगर ऐसा हो जाता है, और हमें उम्मीद है कि ऐसा हो जाएगा, तो ये एक खुश आइंद कदम होगा। सेनेट के इलेक्शंस में जो करोड़ों रुपया चलता है वो नहीं चलेगा, अच्छा होगा। ये मैं जाती तौर के ऊपर इसका हामी। बिल्कुल सही। अच्छा रऊफ साहब, जिस तरह आपने अभी एक पर्सपेक्टिव हमारे सामने रखा, ऑब्वियसली द प्लेटफॉर्म इज ओपन एंड यू हैव द राइट टू गिव द राइट पर्सपेक्टिव, और एक बेहतरीन चीज़ भी है कि आप अपना लॉजिक समझा रहे हैं आवाम को भी। लेकिन आप लोगों की जमात से मुतादिद लोग चैनल्स के बाइकॉट की बात करना शुरू कर देते हैं। खबर दुरुस्त भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, जिस तरह आप बात कर रहे हैं लॉजिक के साथ, तरदीद भी हो सकती है उसकी। लेकिन आपको नहीं लगता कि डायरेक्ट सजा और जजा चैनल्स का बाइकॉट करके देना ये कुछ ज़्यादा ही हो गया? स्पेसिफिकली ARY के मामले में उसने तो बहुत ज़्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट भी किया है और खासा किरदार भी अदा किया है। देखिए, एक दिन के लिए जो बैन हुआ है, फ्रैंकली मैं अपना बयानिया जो है वो बयान करने में यकीन रखता हूं, और मैं हमेशा एडवाइस भी करता हूं कि जितने भी हमारे पास फोरम्स मिले उनका इस्तेमाल हमें करना चाहिए अपना नैरेटिव, अपना बयानिया लोगों तक पहुंचाने में। बिल्कुल। लेकिन ये जो मुझे बताया गया है कि ये जो न्यूज चलाई गई है, ये बिल्कुल कंप्लीटली फैब्रिकेटेड थी। और एक दिन का बैन करने से पहले उनको कहा गया था जी कि आप इस सिलसिले में एक करेक्शन जो है वो आप ब्रॉडकास्ट कर दें, जो नहीं किया गया। उसके बाद हमने एक दिन के लिए कहा कि जी हम उसके साथ इंटरेक्ट नहीं करेंगे। मैं अब भी आपकी वसातत से कहना चाहता हूं कि मैं इस किस्म के बैन करने के हक में नहीं हूं। लेकिन बाज दफा कोई मौका आ जाता है जिसमें कि एक मैसेज अगर प्रॉपरली ना जा रहा हो, तो फिर इस किस्म का कोई कदम उठाना पड़ता है। आई होप एंड प्रे कि आइंदा कभी इस किस्म का कदम उठाने की नौबत नहीं आएगी। बिल्कुल सही। और सर, तहरीक के बारे में क्या फाइनल हुआ है? क्या 5 अगस्त होगी या 90 रोज का इंतजार होगा? कौन सी तारीख फाइनल समझी जाए? एंड हाउ डू वी एक्सपेक्ट दैट इट वुड बी समथिंग वेरी डिफरेंट एंड इम्पैक्टफुल? देखिए, लास्ट भी आपके साथ मेरा प्रोग्राम मेरा ख्याल 4-5 दिन पहले हुआ है, उसमें भी आपने ये सवाल किया था, मैंने अर्ज किया था कि 5 अगस्त है और 5 अगस्त ही रहेगी। और उसमें सिर्फ एक शाहब है जो कि इसमें किसी किस्म की कोई तब्दीली कर सकते हैं, वो है इमरान खान नियाज़ी साहब, वही कर सकते हैं, और किसी के पास कोई प्रेरोगेटिव नहीं है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कि उसकी क्या पोजीशन है पार्टी में, क्या नहीं है। तो ये 5 अगस्त ही है। और बाकी जो मैंने आपको उस जब आपके साथ प्रोग्राम हुआ था तो उसमें भी मैंने आपको बता दिया था कि एक मुल्क की एक तहरीक होगी जो कि कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल से शुरू करके ऊपर आएगी आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली जो है। और हमारी कोशिश है कि 5 तारीख तक, 5 अगस्त तक ये अपने नुक्ता अरूज तक पहुंच जाए। उसके बाद इमरान खान साहब हुक्म देंगे जी कि इसके बाद इसको किस तरीके से आगे बढ़ाना है। सर, आपको महसूस होता है या फिर आपकी पार्टी के दीगर अरकान को ये बात महसूस होती है कि अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर सैफ जो हैं वो बानी PTI के लिए खासे अहम, और कभी मुक्तदरा को भी कोई पैगाम पहुंचाना हो तो इन दोनों की रसाई बड़ी आसानी से हो जाती है, और कभी भी गेट इनके लिए खुल भी जाते हैं, और बानी PTI भी उन्हीं से बात करते हैं? इस सिलसिले में मैं पब्लिक डोमेन में कोई स्टेटमेंट नहीं दे सकता। बिल्कुल सही। और ये हमारा पार्टी का अंदरूनी मामला है, इसको हम पार्टी के अंदरूनी प्लेटफॉर्म के ऊपर, इंटरनल प्लेटफॉर्म के ऊपर हम डिस्कस करते हैं और फाइनलाइज करते हैं। बिल्कुल सही। और अब आप लोग, चूंकि एहतजाज का आपने कहा ग्रास रूट लेवल से होने जा रहा है, ऐलान भी किया है, लेकिन सर कोट लखपत जेल में जो आपके रहनुमा कैद हैं, आपको नहीं लगता इजहार एकजहती के लिए उन तक भी जाना चाहिए? क्योंकि यास्मीन राशिद साहिबा की तबीयत बहुत नासाज है, कई दफ़ा वो खतूत भी लिख चुकी है, मुशावरत का भी कहा है, लेकिन टस से मस पार्टी से कोई होता नहीं है। नहीं होते हैं जी, जाते हैं लोग। अभी पीछे कुछ दिन पहले गौर साहब भी गए थे, इसके अलावा बाकी भी जो पार्टी ऑफिशियल्स हैं वो उनकी मुलाकात होती रहती है, वकला की मुलाकात होती रहती है। प्रॉब्लम यह है कि हमें मिलने की इजाजत नहीं होती थी। मैं जाना चाहता हूँ, बीबी आप मुझे इजाजत ले दें।
ठीक है। और मुलाकात हमारी तब भी गौर साहब की भी तब हुई थी जबकि वो आए थे, जबकि शाह साहब एडमिटेड थे हॉस्पिटल में। मेरी आपसे अर्ज है कि प्लीज मुझे इजाजत ले दीजिए, जिस दिन कहेंगी मैं जाना चाहता हूँ, अरसा दराज से जाना चाहता हूँ, हमें इजाजत नहीं मिलती, आप ले दीजिए, मैं आपका बहुत मशकूर हूँगा। आप बात कर रहे हैं और मेरा ख्याल है अगर अहले इक़्तिदार भी सुन ले तो हम तो खुद चाहते हैं आपकी मुलाकात नहीं, लाजमी आप होनी कोशिश चाहिए। कर देना, आप बहुत आपके चैनल्स वगैरह के बड़े कनेक्शंस होते हैं तो आप ले देना। अभी ये देखिए पिछले 2 जो हमारी मीटिंग्स में जो हमारी जुमेरात को होती है, हमने पहले अलीना शिबरी साहिबा को डाला था, ठीक है, वो भी मुलाकात नहीं होने दी। उसके बाद हमने एक और साहब को डाला था, जर्नलिस्ट साहब को, जो अभी वो भी नहीं मुलाकात होने दी। तो आपके सामने है हकायक, आप ये क्यों नहीं बयान करती? सर हम करते हैं, हम तो ये कहते हैं कि आपका पाकिस्तान सवाल तहरीक आता है इंसाफ कि को। आप क्यों नहीं मिलते? ओ बीबी, हम मिलना चाहते हैं, हमारी लीडरशिप मिलना चाहती है, कैसे मिले? नहीं तो सर जितनी दरख्वास्तें आप अडयाला में देते हैं उतनी दरख्वास्तें कोट लखपत भी जाती हैं मिलने के लिए। जाती हैं। चलें, अगर आप कह रहे हैं तो मान हम लीजिए, बिल्कुल सही, आप कह रहे हैं तो हम यहाँ मान लोगों लेते हैं की और कमी मिलना नहीं है, मिलने जो का हक देना भी हमारे चाहिए। अपने जो कॉलीग्स हैं, जो ईरान हैं, उनको मिलने की लोगों की कमी नहीं है बीबी, जैसे खान साहब के साथ आपके सामने हो रहा है। हाँ। पिछले हफ्ता ये जो गुजर रहा है, जिसका आज हफ्ता है, सैटरडे है जी। आपको देखिए कि जी सेकंड ट्यूसडे को हमारे वकला की मुलाकात थी, उसमें बैरिस्टर साहब को जाने दिया गया है और उसके बाद ज़हीर साहब को 10 मिनट के लिए जाने दिया गया। अलीमा बीबी की मुलाकात नहीं होने दी गई। 2 बहनों की मुलाकात हुई है, वो भी 15 मिनट के लिए। और हमारी जुमेरात को जो होती है पॉलिटिकल लीडरशिप की मुलाकात होती है, किसी की मुलाकात नहीं होने दी। आपके सामने है, फैक्ट्स हैं, इनको बयान करें प्लीज। बिल्कुल सही। अच्छा सर, एक और सवाल मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ गवर्नेंस से मुतालिक। ऑब्वियसली मरीम नवाज की गवर्नेंस और तशहीरी मुहिम के बारे में पीटीआई खासी तनकीद भी करती है, लेकिन कोहिस्तान स्कैंडल जो है उसके बारे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या मौक़िफ़ रखती है? क्योंकि अब आपके नाकदीन तो ये भी कहते हैं कि आपके सूबे में बदतरीन करप्शन हो रही है और आपकी पार्टी के अहम रहनुमाओं के नाम भी इसमें शामिल आ रहे हैं। मैं आज अपना नैरेटिव आपको भेज दूंगा, उसमें ये सारे हकायक जो है इसके बयान किए गए हैं। ये मसला जो है इसको जो हैंडल करती है फेडरल गवर्नमेंट करती है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है। बल्कि हमने प्रोविंशियल असेंबली में एक बिल सबमिट किया है अप्रूवल के लिए, जिसमें कि हम चाहेंगे कि इस सारे काम को हैंडल करने की जो अथॉरिटी है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट को मुंतकिल की जाए। तो ये फेडरल गवर्नमेंट जो है, और ये मामला हम प्रोविंशियल पीएससी में लेके गए थे, अब हम ये मामला जो है वो फेडरल पीएससी में लेके जा रहे हैं और प्रोविंशियल पीएससी में हमने इसका नोटिस दिया था। हम सपोर्ट करते हैं और हम ये भी कहते हैं कि बाकी 3 प्रोविंसेस में पिछले जो 2-3 सालों में जो करप्शन हुई है उसके बारे में भी स्कैंडल्स मौजूद है, वहां भी नैब जो है वो जाके केसेस प्रस्तुत करे। हम करप्शन को खत्म करने में बिलीव करते हैं। अगर कहीं इरेगुलरिटीज हुई है तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो सपोर्ट करेगी, लेकिन यहाँ डिस्क्रिपेंसी ये है कि यहाँ फेडरल गवर्नमेंट जो है उसकी अथॉरिटी जो है वो उसको सुपरवाइज करते हैं, ओवरसी करते हैं, सारा कुछ उनके हाथ में है। इसलिए नैब वगैरह ने केसेस वगैरह किए हैं। लेकिन प्रोविंशियल गवर्नमेंट जिस तरीके से भी सपोर्ट कर सकेगी वो हम प्रोविंशियल गवर्नमेंट वो सपोर्ट करेगी। लेकिन यही जो लॉ है ये अप्लाई करना चाहिए बाकी प्रोविंसेस में भी। अभी पंजाब में इतनी करप्शन की कहानियां पिछले 2-3-4-5 महीने में सामने आई हैं, इसी तर्ज की जो कि केपी में आई है, कोहिस्तान स्कैंडल जिसे कहते हैं। पंजाब में भी बड़े स्कैंडल्स हैं, उनको दबाने की कोशिश की जा रही है। उनको क्यों नहीं निकाला जा रहा? वहां नैब क्यों नहीं गिरफ्तारियां करती? जाके हर तरफ करे, बिल्कुल करप्शन खत्म करने के लिए करे। बिल्कुल सही। और सर सेनेट में जो अपोजिशन और हुकूमती जमातों के दरमियान इत्तेफाक हुआ है, आपको लगता है कि अगर ये इत्तेफाक वैसे रहा और जिस तरह गवर्नर केपी फरमा रहे हैं कि अगर एक भी नंबर ऊपर हो गया उनके एक्सपेक्टेड नंबरों से तो वो अदम एतमाद ला सकते हैं, तो इस पर तहरीक इंसाफ ने कुछ लाएमल सोचा हुआ है? ये ढंडोरा पीटा जा रहा है जी, जब से ये हमारी जो रिजर्व सीटें वो चुराई गई हैं। ये ढंडोरा पीटने की बजाय गवर्नर साहब काम भी करें कुछ। सुबह दोपहर शाम रात ढंडोरा पीटती हैं, ढोल लेके निकले होते हैं, ठट ये कर रहे हैं। खुदा के वास्ते करें मूव। क्या करें मूव? जो कहते हैं मूव करेंगे, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करें, ढंडोरा पीटना छोड़ दें। बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया आपका रऊफ हसन साहब, तहरीक इंसाफ के रहनुमा मेरे साथ मौजूद थे। देखते हैं कि जो तहरीक चलने जा रही है कितनी इम्पैक्टफुल होगी और वाकई पीटीआई का कारकुन अब तक इससे इंटैक्ट है या नहीं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपसे वेलकम बैक। मेरे साथ मौजूद होंगे नून लीग के सीनियर रहनुमा है और वफाकी वजीर है बैरिस्टर अकील मलिक साहब। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब आपके वक्त का। सर, नून लीग, पीपल्स पार्टी और पीटीआई के दरमियान जो बहुत तेज़ी से सेनेट की नशस्तों पर एक फॉर्मूले पर इत्तफाक हुआ है,
अब तो अवाम भी सवाल उठाती है कि इतना इत्तेफाक हमें कौमी मामलात पर नजर क्यों नहीं आता। इकरा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बिल्कुल देखें, अफ़ाम तफ़हीम से मामलात को हल करना ये बिल्कुल एक जमहूरियत की भी अक्कासी है, और सियासी मामलात को सियासी बैठकों में, सियासी मुलाकातों में हल करना ये लायक तहसीन भी है, और इसको अप्रिशिएट भी करना चाहिए। हम इन्हीं रवैयों के ऊपर जोर दिए हुए हैं, और हम यही बारहा दफ़ा दावत भी दे चुके हैं कि कौमी इशूज़ के ऊपर भी जो मुज़ाकरात होने हैं, या जो रिजर्वेशंस पीटीआई की हैं, जो इश्यूज हैं, तो वो कम से कम सियासतदानों से बैठ के जो है कम से कम उन बैठकों में उसका हल तलाश करने की जरूरत है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि जहां सियासी मफाद नजर आता है, और पीटीआई वाले वहां पे बिल्कुल वो पेश होते हैं, लेकिन यहाँ पे शायद हमारे साथ बैठने में इनको कोई सियासी मफाद नजर नहीं आ रहा वफाक में। तो सूबे की हद तक तो चले, उस फॉर्मूले पे जो वर्किंग हुई है, जो एडजस्टमेंट हुई है, वो जाहिर बात है कि पीटीआई ने भी अपनी कैलकुलेशंस की, और हमने वो कैलकुलेशंस फॉर्मूले के मुताबिक की, और वो उनके सामने रखी, और 5-6 का जो फॉर्मूला था वो उनके सामने था। लेकिन अब इस तमाम तर मामले पे मुझे लगता है कि शायद इस पे रखना ढल भी सकता है। जो उनकी पार्टी से जो रिजर्व कैंडिडेट्स थे, या जो कैंडिडेट्स अपने आप को हकीकी जो नुमाइंदे हैं वो समझते हैं, या हकीकी कैंडिडेट समझते हैं, या हकीकी अहल समझते हैं अपने आप को सेनेट के टिकट के लिए, तो जाहिर बात है कि वो भी मैदान में है। तो फिर ये कल सुबह पता चलेगा कि आया हलफ बर्दारी की तकरीब होगी या नहीं होगी, और फिर सोमवार वाले दिन इलेक्शन हो सकेगा या नहीं हो सकेगा। अच्छा सर, आप लोगों ने तो ऑब्वियसली इत्तेफाक कर लिया है, लेकिन पीटीआई के अंदरूनी मामलात में इख्तलाफात बहुत वाज़ेह हैं। मान लिया जाए कि अगर ये सीट एडजस्टमेंट फॉर्मूला नहीं तय पाता, या पाया तकमील तक नहीं पहुंच पाता, तो आप लोगों को कितनी उम्मीद है कि यू कैन एक्चुअली, हाउ मच सीट्स यू कैन ड्रैग फ्रॉम इट? क्योंकि नंबर गेम देखें तो हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 सीटें आप लोग निकाल सकते हैं, या अगर 6 निकालनी है तो फिर उसके लिए तो फिर वो दूसरा रास्ता मौजूद है खरीदो फरोख्त का, जिसके इल्ज़ाम भी लग रहे हैं आप पे। देखें, ये इल्ज़ाम जो है ये सरासर गलत इल्ज़ाम है। हमने बिल्कुल कभी भी हॉर्स ट्रेडिंग को प्रमोट नहीं किया। हाँ, इनफैक्ट ये जरूर हुआ है कि पीटीआई के अंदर जो टिकट ट्रेडिंग हुई है वो अब आपके सामने और अवाम के सामने खुल के मंजर आम पे आ चुकी है, और उसको मेरे ख्याल से कंडेम भी करना चाहिए कि ये तो नहीं होना चाहिए। पार्टी के हकीकी कारकुनान जो हैं, पार्टी के लिए जिन्होंने कुर्बानियां दी हों, उनको पीछे छोड़ दें, और वो ऐसे लोगों को लेके आए। बरकैफी उनकी अपनी पार्टी का मामला है, लेकिन हम तो इस चीज की निशानदेही जरूर करते हैं और करते रहेंगे। हॉर्स ट्रेडिंग को कर्व करने के लिए ही ये तमाम तर फॉर्मूला हमने वर्केबल एक प्लान पीटीआई के सामने रखा था, इन द शेप ऑफ एन ऑपोजिशन, के ऑपोजिशन की तमाम तर जो जमातें हैं उन्होंने अपने नंबर्स गिनवा दिए, फॉर्मूला सामने था। उस फॉर्मूले के तनासब से हमारी जितनी सीट्स बनती हैं, हमने कहा बिल्कुल 5 बनती हैं, और ये 5 जो हैं हम बिल्कुल इस फॉर्मूले के तहत ले लेते हैं, आप 6 ले लें। उस पर रजामंदी तो जाहिर की, लेकिन अगर ये बेल अगर किसी मुंडे ना चढ़ सकी, तो फिर मैं समझता हूँ कि बिल्कुल 5 तो हमारी सीट्स हैं ही हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि जितनी सीट्स जो हैं हम हासिल कर सकें। और बिल्कुल आपने राइटली आइडेंटिफाई किया कि 6 भी हो सकती हैं 5 के बजाय। तो लेट्स सी, वेट एंड वॉच का जो है वो इंतजार थोड़ा ही है, और अभी कुछ चंद घंटों बाद जो है ये तमाम तर सिचुएशन वाज़ेह तौर पे सामने होगी। सर, एक और चीज़, अगर उस फॉर्मूले के तहत एडजस्टमेंट नहीं होती और आपके हाथ में 6 ज़्यादा सीटें आ जाती हैं, तो जिस तरह गवर्नर कुंडी साहब फरमा रहे हैं कि हमारा एक भी बंदा ज़्यादा हुआ तो हम अदम एतमाद के लिए पूरी कोशिश करेंगे। सो इस एडवेंचर के लिए नून लीग तैयार है पीपल्स पार्टी के लिए कि कुंडी वज़ीर आला को जो है वो घर भेजा जाए? देखिए, फिल वक्त तो मैंने 12 दफे ये बात कही है, और मैंने इसकी निशानदेही भी की है कि सीएम केपी के एक तो अपने आप को खुद डेडलाइन अभी दे चुके हैं 90 दिन की, लेकिन उसके अलावा भी ओवर एंड अबव अगर आप देखें तो उस सूबे में वो जो सूबे के वो सीएम हैं, उस सूबे में वो सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड पे चल रहे हैं। उनकी जो पजीराई है वो अब अवाम में नहीं रही। वो हालिया जो सूबे का सर्वे हुआ है, गैलप का सर्वे हुआ है, उसमें आपने खुद देखा कि 47% लोग जो है या सूबे की अवाम हुकूमत की पॉलिसी से और हुकूमत से नाखुश है, और हुकूमत भी वो या वो सियासी जमात जो पिछले 12 साल से उस सूबे पे बराजमान है या इक़्तिदार में बैठी है।
अब ये तमाम तर इश्यूज इसी तरह हैं कि आवाम जो है वो बिल्कुल तंग आ चुकी है। गवर्नेंस के इश्यूज हैं, दीगर जो एरियाज हैं, हेल्थ केयर हो गया, एजुकेशन हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, या सूबे के अपने काउंट लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है उस पर देखें तो ये बड़े इश्यूज हैं जो सवालिया निशान उठाते हैं उस सूबे की कारकर्दगी और उस सूबे की जो आपकी लीडरशिप है उसकी अहलियत पे, उसकी काबिलियत पे। बिल्कुल सही। मैं बिल्कुल समझता हूँ कि अगर हमारे पास नंबर्स मौजूद हुए, फिलवक्त तो वो नंबर्स है नहीं, क्योंकि उसके लिए आपको कम से कम 20 से 22 लोग चाहिए जो आज़ाद अरकान है पार्लियामेंट के अंदर मौजूद हैं। अब उनके साथ क्या बातचीत होती है और ग्रैंड ऑपोजिशन की सूबे केपी में जो ग्रैंड ऑपोजिशन एग्जिस्ट करती है, क्या वो ऑपोजिशन के साथ चलेंगे, नहीं चलेंगे, क्या मामलात होंगे, तो ये अभी कबल अज़ वक्त है कुछ भी कहना। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा एडवेंचर होने वाला है जिससे सूबे की हुकूमत को तब्दील किया जाए। लेकिन 90 दिन के बाद हो सकता है यकसर ये मंजर जो है शायद तब्दील भी हो जाए। सर, सो आप जब कह रहे हैं कि 90 दिन के बाद ये मंजर तब्दील हो सकता है, तो ये तो अब हम समझ जाएं कि किसी भी तरीके से आप पीटीआई को एहतजाज करने की स्पेस नहीं देंगे, या वो जो प्लान कर रही है कि वो जिस तरह बानी के लिए एहतजाज करना चाहती है वो सोच चुकी है हुकूमत के इनके साथ आनी हाथों से निपटा जाएगा। देखिए वो तो क्लियर है, वो तो नोश्ता दीवार पे लिखा है कि अगर किसी किस्म का इंतशार फैलाने की कोशिश की गई, किसी किस्म का ऐसा एडवेंचर करने की कोशिश की गई, तो जाहिर बात है कि आनी हाथों से निपटा जाएगा। अभी वेट एंड वॉच की पॉलिसी है जिसका कहा जा रहा है कि 5 तारीख तक एहतजाज जो है वो अपने पीक पे पहुंचेगा या अरूज पे पहुंच जाएगा। तो अभी तो देख रहे हैं, अभी तो उसमें काफी दिन है। पहले तो कहा जा रहा था कि एहतजाज शुरू हुआ नहीं, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि एहतजाज तो ऑन गोइंग है। ये कैसा एहतजाज है कि शायद ये एहतजाज भी एहतजाज फ्रॉम होम है, क्योंकि अमलन तौर पे अगर आप देखें तो ऑन ग्राउंड रियलिटीज यकसर मुख्तलिफ हैं, और वो ग्राउंड रियलिटीज अगर देखें तो पीटीआई की वो सपोर्ट नहीं है जो एक वक्त में हुआ करती थी, और लोग उनके या पार्टी के जो रफका हैं या उनके जो वोटर सपोर्टर्स हैं अब वो उस तरह उनके साथ नहीं खड़े हुए। बिल्कुल सही। सर, गवर्नेंस के ऊपर आएँ तो हर दूसरे दिन पेट्रोल की कीमतों में इजाफा, आपको लगता है आखिर वजह क्या है? बिकॉज़ गाड़ियों पर भी मज़ीद माहौलियात से मुतालिक टैक्स लगा दिया गया। माहौलियात का हाल हम बारिशों में देख चुके हैं, गवर्नेंस पर सवालात उठ रहे हैं। शुगर का जो मामला है वो आपके सामने है, पहले इंपोर्ट कर दी जाती है फिर एक्सपोर्ट की जाती है, ताजिर आपसे नाराज़ हैं। देखिए इकरा साहिबा, इसमें 2-3 फैक्टर्स हैं। सबसे पहली जो आपने पेट्रोल की बात की तो मैं बिल्कुल उस पर जरूर ये कहूंगा कि ₹2.5 तो कार्बन या क्लाइमेट चेंज जो फंड है उस हवाले से वो आयद किए गए हैं, बिकॉज ऑब्वियसली फ्यूल जो है वो हम सारे इस्तेमाल करते हैं, तो अगर इस्तेमाल करते हैं तो जाहिर बात है उस पर जो क्लाइमेट सपोर्ट फंड है उसमें भी हमारे पैसे देना, क्योंकि क्लाइमेट चेंज इज नॉट जस्ट अ थिंग ऑफ द पास्ट, इट्स वेरी मच नाउ, और ये एक रियलिटी बन चुकी है कि क्लाइमेट चेंज के ऊपर हमने एडेप्टेशन और मिटिगेशन के हवाले से जो काम किए हैं, ये जो काम चल रहे हैं वो तो चल ही रहे हैं, लेकिन क्लाइमेट रेजिलियंस के ऊपर वो अब एक ऑप्शन नहीं रह चुका, वो एक मस्ट हो चुका है। इस तमाम तर मामले पे आपने देखा चकवाल में जो क्लाउड बर्स्ट हुआ, दीगर जगहों पे जो क्लाउड बर्स्ट हुआ, दिस इज एक्चुअली द न्यू नॉर्म नाउ। आपको क्लाइमेट चेंज के इश्यूज को एड्रेस करना होगा, और उसके लिए आपको बिल्कुल तो कहीं सेपरेटली तो पैसे नहीं आ सकते। अब फॉसिल फ्यूल्स हम सारे इस्तेमाल करते हैं, हम पे वो कह लें लेवी कह लें, उसको सपोर्ट फंड कह लें, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट, लेकिन वो ₹2.5 तो है। तो उस ₹2.5 के अलावा वो एक इंक्रीज तो चले है, लेकिन उसके अलावा जो दीगर इंक्रीज हुई है वो पैरिटी के हवाले से हुई है। जब हम जंगी हालात में थे, जब जंग थी, तो जाहिर बात है कि हम नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान में पेट्रोल की किसी किस्म की किल्लत हो, इसलिए हमने प्रीमियम पे 3 जहाज जो हैं वो वजीर पेट्रोलियम ने भी वाज़ेह तौर पे एक डिटेल प्रेसर किया, और उसमें फिर उन्होंने बताई तमाम तर ये बात मीडिया के थ्रू शेयर भी की, और उस वक्त सप्लाई को इंश्योर रखने के लिए हमने प्रीमियम पे जहाज लिए, और प्रीमियम पे जहाज लेने का मकसद ये था कि एक अनइंटरप्टेड सप्लाई हो ताकि पेट्रोल की किल्लत ना हो। लेकिन जाहिर बात है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है, जो जहां से ये तेल का सारा ये ट्रेड होती है, तो वो ब्लॉक थी। आपको बिल्कुल पता है कि 3 जहाजों पे फिर प्रीमियम पे करना पड़ा, और वो फिर कॉस्ट पास ऑन कस्टमर्स पे ही होगी। ये फोर्थ नाइट के लिए है,
ये फोर्टनाइट के बाद दोबारा रिव्यू होगा तो इंशाल्लाह रिलीफ हम फराहम करेंगे जितना रिलीफ पॉसिबल हो सकेगा। शुगर की आपने बात की, वो भी डिमांड और सप्लाई पे मुनहसर है, और उस वक्त क्योंकि एक तो गन्ने की पैदावार एक्सपेक्टेशन से ज्यादा हुई और उस वक्त वाफिर मकदार में हमारे पास चीनी मौजूद थी, इसलिए ये डिसीजन था कि उसको एक्सपोर्ट किया जाए। फिर डिमांड और सप्लाई को देखते हुए जाहिर बात है कि डिमांड और सप्लाई के डायनामिक्स को वे जब किया तो जब डिमांड इंक्रीज हुई तो फिर उसको हमने लेकिन सप्लाई को बैरिस्टर साहब इस मामले में तो बार बार ये कहा जाता फिर है, हमने इंपोर्ट किया। बिल्कुल सही सर, आप बेहतर जानते होंगे, लेकिन इस बारे में तो ये कहा जाता है कि 40 साल से यही सर्कल चलता है कि पहले एक्सपोर्ट होती है, फिर डिमांड बढ़ जाती है और इंपोर्ट किया जाता है। शुगर माफिया पे हाथ डालना बड़ा मुश्किल है, चाहे वो कोई भी हुकूमत हो, क्योंकि शुगर माफिया, अगर ये कहा जाए कि शुगर मालकान है, उनमें से बेशतर जो है वो बड़े सियासी रसूख रखने वाले सियासतदान भी उनमें शामिल हैं जिनका बैकग्राउंड है शुगर मिल्स का। जी बिल्कुल, आप दुरुस्त कह रही हैं। दिस इज समथिंग अ फैक्ट दैट कैन नॉट बी डिनाइड। ऑफ कोर्स ये बिल्कुल बात एक दुरुस्त है, लेकिन जो आपने शुगर माफिया के ऊपर बात की, तो वजीर आजम पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने तमाम तर माफियाज और वो अक्रॉस द बोर्ड माफियाज के खिलाफ जो क्रैकडाउन एक्शन किया है, इनिशिएट, वो लाइके तहसीन है। और आपको पता है कि वो he doesn't pick and choose, उनकी एक अक्रॉस द बोर्ड पॉलिसी होती है और इन द लार्जर नेशनल इंटरेस्ट होती है। और इसी हवाले से उन्होंने शुगर मालकान के साथ या शुगर मिल्स जो हैं उनके साथ एक एग्रीमेंट भी रीच हुआ है कि ताकि कीमत को ना बढ़ाया जाए और कीमत को जो है एक कांस्टेंट एक उस प्राइस पे रखा जाए, ताकि मार्केट की जो फ्लक्चुएशंस हैं वो उसको इफेक्ट ना करें और उसको इंश्योर करें कि वो कम से कम कीमत जितनी पॉसिबल हो सकती है उस पर चीनी की जो तरसील है वो उसको फराहम किया जाए। अब जाहिर बात है हुकूमत इस तरफ भी सोच रही है कि इस पूरे मामले पे इस इशू को बिल्कुल इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए, इसके खिलाफ जो है तमाम तर एक इंक्वायरी भी होनी चाहिए, ताकि पता चलना चाहिए कि ये असल अनासिर हैं क्या। और उसके अलावा ये भी बात चल रही है कि इसको डी रेगुलेट कर देना चाहिए जो शुगर प्राइसेस हैं या शुगर इंडस्ट्री है। तो देखें आइंदा आने वाले दिनों में इंशाल्लाह जो अवाम के फलाह के लिए, अवाम के इंटरेस्ट में जो डिसीजंस होंगे, हुकूमत वही डिसीजंस लेगी। आई होप सो सर। बहुत शुक्रिया आपका। शकील मलिक साहब वफाकी वजीर मेरे साथ मौजूद थे। देखते हैं वाकई कुछ ऐसा आवाम के लिए होता है या नहीं होता। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं। मेरे साथ मौजूद होंगे पीपल्स पार्टी के सीनियर सियासतदान है सरदार नबील गबोल साहब। बहुत शुक्रिया नबील साहब आपके वक्त का। सर, सेनेट में ऑपोजिशन और हुकूमती जमातों के दरमियान इत्तफाक हो गया है। कुछ पीटीआई का अंदरूनी मसला है जिसकी वजह से ऐलान नहीं हो पा रहा, लेकिन सर ये झटपट ये सब कुछ तय हो गया। सवाल ये कि इतनी अफाम तफहीम अगर सूबाई सतह पर हो सकती है, पाक की सतह पर मुमकिन क्यों नहीं? नहीं, देखें, हमारे ऑपोजिशन की सारी जितनी भी जमातें हैं, मां सिवाय पीटीआई की, हम सबका जो है एक अंडरस्टैंडिंग हुआ कि सेनेट का इलेक्शन जो है वो बिना मुकाबला आना चाहिए, क्योंकि सेनेट के इलेक्शन में आपको पता है फिर हॉर्स ट्रेडिंग होती है, फिर एमपीएस के डिमांड बढ़ जाते हैं। जो अभी मेरे इतलात हैं कि ये जितने भी पीटीआई के जो मुनरफ जो है कैंडिडेट्स, इनको जो है एमपीएस ज़्यादा तंग कर रहे हैं कि नहीं जी आप लोग इलेक्शन लड़ें और हमसे बात करें और हमें ये वोट हम बेचने के लिए तैयार हैं। जो पीटीआई के जो सो कॉल्ड पीटीआई के एमपीएस है, उस वजह से ये सारा गड़बड़ हो रहा है। तो सारा ये जो है माल का सारा मसला है, सारा जो है, क्योंकि अगर बिना मुकाबला आ जाते हैं तो फिर एमपीएस जो है वो वैसे ही फाका कशी में है। केपीके के जो एमपीएस है उनके पास तो वैसे ही कुछ नहीं है, उनको सीएम कुछ देता नहीं है। तो उन्होंने सोचा कि ये एक मौका, आखिरी मौका मिला है, पहला और आखिरी मौका, क्योंकि सूबाई असम्बली के अंदर ऐसे बहुत सारे लोग मेंबरान आ गए जो पहली दफ़ा आए हैं और वो इसी तरह बस आ गए, किसी न किसी तरह, जिस तरह वो आए सबको पता है। अब वो जाहिर है अब ये वक्त आ गया है करोड़ों रुपया कमाने का, तो वो लोग जो है ये सारा कर रहे हैं। जो ये पीटीआई के कैंडिडेट्स विड्रॉ नहीं कर रहे, उसकी वजह ये है कि उन सब ने जो है 20 से 25 जो है एमपीएस ख़रीद चुके हैं और उनको एडवांस पेमेंट दे दिया, जो मेरे नॉलेज में है। तो यही वजह है कि यहाँ पर जो है गड़बड़ हो रहा है केपीके के अंदर। और अली अमीन गंडापुर अच्छी तरह जानते हैं कि वो कौन से एमपीएस है। अब तो ये तो देखें ना, पीटीआई के ऊपर है, उसके बानी के ऊपर है कि वो क्या एक्शन लेते हैं। हमारी तरफ से पूरी तैयारी है। हमारी पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पिछली भी जितने सेनेट के इलेक्शन हुए हैं, हम सब उसमें काफ़ी जितने भी सूबे हैं उसमें बिना मुकाबला है। लेकिन केपीके में जो है वह दुकान खुल गई है और वहाँ पर जो है
दाम जो है वो बहुत कम आला के मिल रहा है, लेकिन वो उसको उस पर भी देने के लिए, उस पर भी बेचने के लिए तैयार है। सर, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो पूरे कॉन्फिडेंस में है। कुंडी साहब भी ये कहते हैं कि जनाब अदम एतमाद के हवाले से हम जोड़ तोड़ करेंगे, हमारा एक भी नंबर पूरा हुआ तो अदम एतमाद ज़रूर आएगी। आपको पर्सनली लगता है कि वाकई अली अमीन गंडापुर की कुर्सी के साथ कोई छेड़छाड़ होगी या फिर इनको जाने दिया जाएगा ऐसे ही? नहीं, ये सब कुछ दारोमदार है इस सेनेट के इलेक्शन में। सेनेट के इलेक्शन में जो ये पीटीआई के कैंडिडेट जो खड़े हैं 6 लोग, 5 जो खड़े हैं, इसमें अगर ये दूसरे जो पीटीआई के हैं जो आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे हैं और उनको जो एमपीएस वोट देंगे, वो एमपीएस तो आप समझ लें कि वो पीटीआई के फिर नहीं होंगे, वो आज़ाद होंगे और उनके साथ हम उनको मिलाकर अदम एतमाद ला सकते हैं अगर हम चाहें। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप चाहेगी तो अदम एतमाद ला सकते हैं कि फिर हमारे लिए बड़ा आसानी होगा। लेकिन अब सिर्फ हम इंतज़ार करें सेनेट के इलेक्शन, देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। बिल्कुल सही सर। अभी हम ऑफ द वे भी ये बात कर रहे थे कि आपके बयानात काफ़ी हाईलाइट हो जाते हैं। नून लीग के साथ आपके मामलात कैसे हैं? आपके बयान और तलाल चौधरी के बयान तो काफ़ी बहस मचाई हुई है, काफ़ी खबरें भी बनाई हुई है। आपको क्यों लगता है कि नून लीग के तेवर कुछ बदले हैं या सादा अक्सरियत के बाद बदल जाएंगे और वो आप लोगों को आंखें दिखा रहे हैं? नून लीग कभी भी हमारा हमेशा रकीब रहा है और मैं अपना रकीब ही समझता हूँ इनको, मैं पर्सनली, क्योंकि मैंने वो दौर भी देखे जो हमारे जो लड़ाई झगड़े हुए हैं हमेशा नून लीग के साथ हुए हैं। अचानक से हम दोस्त कैसे बन सकते हैं? उनके दिल के अंदर जो हमारे लिए प्यार मोहब्बत है वो बेवफाई वाली मोहब्बत है कि काम निकाल लो और बाद में ठोकर मार लो। तो इनके रवैये में तब्दीली आती है तो मैं समझता हूँ हमें तो बर्दाश्त नहीं करनी चाहिए। लेकिन हम नहीं चाहते कि हम उनके साथ कोई गड़बड़ करें या 2022 वाली सिचुएशन पैदा हो जाए या पीडीएम जिस तरह टूटा, वो हम नहीं चाहते। तो हम उनको चलाना चाहते हैं, हम उनको चलाएंगे। लेकिन मैं ये कहता हूँ पर्सनली, मेरी राय ये है कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ एक अच्छे इंसान है, वो चाहते हैं कि सबको साथ लेके चले, लेकिन उनके अंडर जितने लोग हैं वो नहीं चाहते हैं कि वो हमारे साथ, अब चूंकि वो समझते हैं कि सादा अक्सरियत उनको मिल गई है तो अब वो नहीं चाहते कि वो हमारे साथ जो है कंफर्टेबली चले। तो हम ये सारी चीज़ें नोट कर रहे हैं इनके रवैये पे। हमारे एमएनएस को इनके मिनिस्टर मिलते नहीं हैं, हमारे एमएनएस के काम नहीं हो रहे हैं, हमारे एमएनएस सिर्फ वोट देने के लिए हैं। हमें कहा जाता है जी वोट दे दो, बजट पास कर दो, जो ये चाहते हैं, जो बिल पास करवाना चाहते हैं, बस हमें कहा जाता है। हम सुबह सुबह पहुंच जाते हैं। मैं कराची का बंदा हूँ, सुबह सोता हूँ फजर में, इनके लिए मुझे सुबह 9 बजे उठना पड़ता है, जाके फिर इनकी शक्लें देखो असेंबली में, फिर जाकर इनको वोट दो और फिर अगर एमएनएस का हल्के के कोई काम होता है इनको बोलो तो ये फ़ोन नहीं उठाते हैं। तो अब इस तरह नहीं चलेगा। मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी को इनसे जो है इनकी जो कमिटमेंट है उसके ऊपर पूरा इनको उतारना पड़ेगा पीपल्स पार्टी को, अदरवाइज तो ये फॉर ग्रांटेड हमें ले रहे हैं। सर, तो इस फॉर ग्रांटेड बिहेवियर को जो वो चला भी रहे हैं और फिर ख्वाजा आसिफ जैसे सियासतदान इसे हाइब्रिड सिस्टम की कामयाबी भी करार देते हैं, वो तो मुतमईन है पीपल्स पार्टी और आप मुतमईन है इस हाइब्रिड सिस्टम पर? देखिए, जो ख्वाजा आसिफ ने अपनी ही गवर्नमेंट को हाइब्रिड कहा है तो हम कैसे कहें कि हाइब्रिड नहीं है? अगर ख्वाजा आसिफ मुतमईन है तो फिर हम भी मुतमईन है। तो उनकी हुकूमत है ना, हमारी तो हुकूमत नहीं है। हम तो उनको दिक्का स्टार्ट पे चला रहे हैं। हमारी जब एनर्जी ख़त्म हो जाएगी दिक्का मारना बंद कर देंगे हम। अभी तक तो हम उनको दिक्का मार रहे हैं। खड्डे में गाड़ी है और गाड़ी को जब खड्डे में जाती है तो आपको पता दिक्का मारना बड़ा मुश्किल हो जाता है। चला रहे हैं, हाइब्रिड सिस्टम को चलाना तो पड़ता है। तो कबूल साहब, जिस सिस्टम को आप धक्का दे के चला रहे हैं सर, आप बज़ाहिर खुद ऑब्वियसली आपका भी हल्का है, आपके भी लोग आपसे पूछते होंगे, जितने भी फैसले गवर्नेंस को लेकर हो रहे हैं, आम आदमी के लिए हो रहे हैं, चाहे वो बिजली है, चाहे वो चीनी है, चाहे वो पेट्रोल है, आपको लगता है पीपल्स पार्टी को अब इस पर भी स्टैंड लेना पड़ेगा? बिल्कुल लेना पड़ेगा। देखें, हमारे अवाम जो है ना इस वक्त यही कह रहे हैं। अगर देखें, सिंध में हमारी हुकूमत है लेकिन जब तक वफाक की सपोर्ट नहीं मिलती है, 18 अमेंडमेंट के बाद भी कहते हैं कि सिंध खुद मुख्तार है, सूबे खुद मुख्तार है, वो अपना नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये सिर्फ पेपर्स पे है 18 अमेंडमेंट, ये सिर्फ पेपर्स पे कि हम खुद मुख्तार है। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे हालात में हमारे आवाम जो हमारे लोग हैं, मेरे हल्के में लियारी में 16-16 घंटे बिजली नहीं है,
मेरे हल्के लियारी की हालत ऐसी है कि मोहनजोदारो बन गया है। तो मैं समझता हूँ कि लोग इस वक्त हमारी तरफ देख रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई आप लोग एमएनए बन के बैठे हैं, आप सिर्फ बिल्कुल एक एमएनए का, एक एमपी का कानून साजी होता है कि उनका काम ही यही होता है कि कानून साजी करे, लेकिन आवाम ये बात नहीं समझती। आप यकीन करें कि व्हाट्सएप पे मेरा ग्रुप बना हुआ है, मैं रात के 2-2, 3-3 बजे जो है मुझे मैसेज आता है, सर हमारे गली का गटर बंद है, इसको खुलवाए। वो मैं खुलवाता हूँ एक एमएनए होके, मैं फ़ोन करता हूँ एक्सीएन को भी जाके, फिलहाल गली में गटर बंद है, खुलवाओ। ये हमारा काम नहीं है, लेकिन आवाम नहीं समझती। आवाम तो कहती है कि जी हमने आपको वोट दिया, हम तो आपको जानते हैं, लियारी का एमएनए आप हो, आप करके दें। हम जब फ़ोन मिलाते हैं अब जो कंसर्न डिपार्टमेंट के लोगों को, वो हमारा फ़ोन नहीं उठाते, तो फिर हम कहाँ जाए? मुझे बताया ऐसे हालत में चलना तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल सही। और आजकल तो आपको पता है मुकाबला हो गया है, अब मुकाबला है। पहले तो ये था ना, वन साइडेड था, अब मुकाबला है। अब दूसरे भी लोग आ गए मैदान में, दूसरे भी लोग आकर जो है चैलेंज कर रहे हैं पार्टी को हमारे, दूसरे भी लोग आकर आवाम को अपनी तरफ लगा रहे, अपने पीछे लगा रहे हैं, अपनी तरफ मतलब हमारे खिलाफ बातें करके कि देखो आपके हलके में ये पार्टी ने काम नहीं किया, हम आएंगे तो ये करेंगे। तो लोग कहाँ जाएंगे? लोगों के पास जब 16 घंटे बिजली नहीं है, पानी नहीं है, रोड टूटे हुए हैं, तो लोग तो जाहिर है नाराज़ तो होंगे। अब वफाक ने हमें जो है ना वो ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया है। वफाक को मैंने छोटी मिसाल दी है कि 15 अरब रुपया दिया है मोटरवे के लिए सक्कर से हैदराबाद तक, जबकि 400 अरब इस बजट में आना चाहिए था। उन्होंने कहा जी हमारे पास पैसा नहीं है। तो हमें वो लॉलीपॉप से जो है काम चला रहे, लॉलीपॉप दे रहे हैं, और हम क्या कर सकते हैं? सर अभी आपने कहा ना कि नए लोग भी मैदान में आ रहे हैं, तो अभी जाहिर बात है कुछ ना कुछ लोग किसी खास पीरियड में लॉन्च भी होते हैं। रेहाम खान साहिबा ने भी अपनी पार्टी का ऐलान कर दिया है, पाकिस्तान रिपब्लिक पार्टी। तो आपके ख्याल में एक टफ टाइम कितने अरसे तक वो दे पाएंगी? तहरीक इंसाफ भी है, आप भी है, नून लीग भी है। नहीं, ये जितने भी है ना इररेलेवेंट है। ये जो आपने नाम लिए हैं, ये हो गया, या जो मुस्लिम लीग नून छोड़कर साबिक वज़ीर आज़म गए उनकी पार्टी, ये 2 लोगों की पार्टी, ये 2 कान वाले हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो डेंट लगा सकते हैं। सर रेहाम खान की पार्टी से जुड़े हुए या फिर किसी और महफी नाम का जिक्र कर रहे हैं? नहीं, शी इज इररेलेवेंट। अच्छा सर, ये बताइएगा, टोटली इररेलेवेंट। बिल्कुल सही। पीटीआई एक तहरीक चलाने जा रही है, बानी के बेटे पाकिस्तान आना चाह रहे हैं। बिलावल साहब ने वैसे कहा है कि इस मामले पर सियासत ना की जाए। आपके ख्याल में बतौर एक सीनियर सियासतदान, क्या उन्हें आना चाहिए? उन्हें वालिद से इजाज़त मिलनी चाहिए, या फिर अगर वो तहरीक में हिस्सा लेना चाहते हैं तो उसका भी हिस्सा उन्हें बनना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए। अगर इमरान खान जेल में बैठकर अपने पीटीआई के वर्करों को कहते हैं आप बाहर निकलो, डंडे खाओ, दूसरों के बेटों को बुलाते हैं, तो अपने बेटों को भी बुलाए ना। आप सबसे बड़ा मिसाल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ले। अगर बिलावल भुट्टो जरदारी, आसिफा और बख्तावर चाहते तो वो अपनी ज़िंदगी बाहर मुल्क में लंदन में बैठ के आराम से गुजार सकते थे। लेकिन वो क्यों वापस आए? आवाम के लिए वापस आए ना। उनका ज़ाती क्या मफाद है? आवाम के लिए वापस आए हैं। आज जो है वो सियासत कर रहे हैं, यहाँ पर एक्टिव हैं, पार्लियामेंट में मौजूद हैं। जब शहीद बेनज़ीर भुट्टो की औलाद आ सकते हैं, आसिफ अली जरदारी साहब की औलाद आ सकते हैं, एक्टिव है, उनको ख़तरा नहीं है क्या? उनकी वालदा जो है शहीद हुई, उनके नाना शहीद हुए हैं, उनके मामू शहीद हुए हैं, फिर भी वो आके लड़ तो रहे हैं। यहाँ पर कहा जाता है कि जी सिर्फ पीटीआई के वर्कर्स निकले और मेरे बेटे जो है वो लंदन में बैठा है। ऐसा नहीं चाहिए, आने दे। हुकूमत को उनको रोकना भी नहीं चाहिए, बिल्कुल उनको वेलकम करना चाहिए। वो आए, उनको ओपन स्पेस मिलना चाहिए। सर, एक आखिरी सवाल, तहरीक इंसाफ के दौर में बिलावल भुट्टो की क़यादत में आपको याद होगा सिंध से एक महंगाई मार्च निकला था जो पूरे पाकिस्तान से होता हुआ इस्लामाबाद पहुंचा था। आज महंगाई 2 गुना नहीं 5 गुना बढ़ चुकी है। आपको लगता है ऐसे एक मार्च की फिर से हमें ज़रूरत है? देखिए, मार्च अगर करेंगे तो हुकूमत के खिलाफ करेंगे ना। हुकूमत में बैठकर भी हम मार्च तो नहीं कर सकते। ये तो फैसला पार्टी को करना है कि ये महंगाई, पब्लिक देखे, पब्लिक इस वक्त अजाब में है, पब्लिक का सोचना है। अगर हम मार्च नहीं कराएंगे तो वो खुद मार्च करेंगे। अगर वो खुद मार्च नहीं करेंगे तो लॉन्ग मार्च भी हो सकता है। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया। सैयद नबील कबूल साहब मेरे साथ मौजूद थे। देखते हैं आने वाले दिनों में आवाम के लिए कुछ रिलीफ मिलता है क्या? अपोजिशन जमातें या हुक्मरान इत्तेहाद मिलकर आवाम के लिए कोई हल निकालती है या नहीं निकालती? मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।